बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आपके इल्म में है, दुनिया के इल्म में है कि भारत को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा मार्का हक में, और बंजारा मरसूस जो हमारा ऑपरेशन था उसमें उसको तारीखी शिकस्त जो है दुनिया ने देखी, और दुनिया ने खुद देखा, विटनेस किया कि पाकिस्तान ने उसको कैसा जवाब दिया जहरियत का, जो उसे सदियों तक याद रहेगा। लेकिन इसकी इस तारीखी शिकस्त के बाद नाज़रीन, भारत ने अब जो है मासूम बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, मासूम शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और बलूचिस्तान में खुजदार के इलाके में उन उन मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया जो सुबह अपने स्कूल जा रहे थे। इसमें 3 तालबात जो है वो शहीद हुई, और 2 बड़े शहरी जो है वो इस दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हुए। लेकिन हम ये सॉफ्ट टारगेट जो है क्यों इस्तेमाल कर रहा है भारत? इसकी वजह ये है कि अब वो सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमारी मुसल्लह अफवाज का सामना नहीं कर सकता। जो उसको जख्म लगे हैं वो सदियों तक उसे याद रहेंगे। 26 मकामात पर हमला करके पाकिस्तान ने एक मुकम्मल पैकेज दिया, जिसे ये कहते हैं कि एक पैकेज के साथ, एक प्लान के साथ जब उसे हिट किया तो भारत को समझ नहीं आ रही थी कि उसे कहाँ कहाँ से मारा जा रहा है, उसे कहाँ कहाँ से हिट किया जा रहा है। लेकिन अब जो है वो अंदरूनी खाना बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। केपी के अंदर जो है वो भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो है वो सरगर्म हो चुके हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इन दहशतगर्दों का कला कमा कर रही हैं। इसके साथ साथ आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो पहुंचे हैं कोयटा, और कोयटा में जाकर उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी ली, और उन्हें बताया गया कि बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या चल रही है। वज़ीर आज़म ने बड़े सख्त अल्फाज में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये मैंडेट दे दिया है, ये जो है वो इख्तियार दिया है कि जहाँ भी दहशतगर्द जो है वो आप पाएँ उनका किला कमा करें, और हुकूमत मुकम्मल सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देगी और उनके साथ खड़ी है। इसके अलावा नाजरीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया GHQ में, और उनके लिए जो एजाज़ात हैं, स्टार सेरेमनी जो है वो भी ईवान सदर में मुनक्कद की जा रही है। इसमें भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम साहब, उनसे बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करने जा रहे हैं आबिदा हुसैन साहबा से, साबिक सफ़ीर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। और फिर हम बात करेंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहबा से। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हमने तारीखी फतह हासिल की है। अमीर मुकाम साहब, आपने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और अब वो अपने जख्म चाट रहा है। अब वो सॉफ्ट टारगेट जो है निशाना बना रहा है, और आज उसने मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया। जो भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द थे उन्होंने मासूम बच्चों को निशाना बनाया, उनकी वैन को निशाना बनाया। इस पूरी सूरत को सर कैसे देखते हैं कि हमने जिस जज्बे के साथ, जिस बहादुरी के साथ ये जंग जीती, ये भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला की फज़्ल करम से, अल्लाह ताला की रहम से और कौम की दुआओं से, पूरी कौम की यकजहती से और अफ़वाज पाकिस्तान की बेपनाह सलाहियतों से अल्लाह ताला ने ये मुमकिन कर दिया। एक मैं कहता हूँ मुजज़े से कम नहीं, और कोई सोच ही नहीं सकता था। इंडिया का तो सवाल ही पैदा नहीं, इसलिए बैरूनी बकाया दुनिया में भी तासुर नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह जवाब देगा। और अल्लाह के फजल करम से जो जवाब दिया गया तो उसने दुनिया की नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा दिया। और अभी वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे सोच रहे कि ये किन सलाहियत उसके मालिक है और अपनी दिफा किस तरह कर सकते हैं। मैं ये कोई नई बात नहीं, अगर हमने इंडिया की तरह इतना शोर और असली शोर मचाने में भी हम नाकाम है। मैं ये कहूँगा प्रोपेगेंडा तो क्या, हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखने, दहशतगर्दी क्या, हम जिस तरह इंडिया हम पर दावे कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में देख ले, कोई मुल्क अभी जो कुछ वही हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं कि और चीजें गज़ा और फ़लस्तीन में। अगर पूरी दुनिया में देखें तो सबसे ज्यादा हम टमाइल हुई है, और 80,000 से लेकर लोगों की जान चले गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के, हमारे पब्लिक के, अवाम के रोज बरोज सरप्लास हो रहे, धमाके हो रहे हैं। हमारे APS का वाक़या मेरे आंखों के सामने, वही भी बच्चों के साथ किया गया जो जख्म हुआ, और वही जाफर एक्सप्रेस के भी हम सबके सामने कई वाक़यात, एक लंबी सीरीज है। मैं खुद भी आपके सामने, खुद भी मैंने कई इस तरह वाक़यात देखे, साथ लोग शहीद भी हुए। तो इस सारे मुनाज़र हमारे सामने अभी रिसेंटली
और दार में जो वाक़या हुआ है और इस तरह बच्चों के साथ इंतहाई जुल्म की इंतहा है, तो ये तो खुद ब खुद नहीं है, ये अंडरस्टूड बात है। जो ऐसे लोग ही ये कर रहे हैं वही चंद पैसों के लिए और इसके लिए, और कौन कर रहे हैं? जो पाकिस्तान के दुश्मन है वही कर रहे हैं। जी जी और इंडिया की कई इन्वॉल्वमेंट भी मिल गई, इराक की इन्वॉल्वमेंट भी मिल गई, उनके लोगों को कलभूषण और दूसरे शक्लों में पकड़े गए भी। तो ये तो कोई इस तरह चीज है कि वो इसी महाज पर नाकाम हुए तो उनके ये सिलसिले जारी है। मगर जब वो इस तरह डिटरमेंट हो, उनके दिल में एक जज्बा हो, तो इंशाअल्लाह ताला इन मुट्ठी भर लोगों को भी आखिर में शके सुनकर बिल्कुल, इनका भी कल्ला का मुख होगा। अमीर मकाम साहब, जैसे हमने ये जंग जीती है और आप ठीक फरमा रहे हैं कि जो जज्बा है अवाम का, जो जज्बा है मुसल्लह अफवाज का, वो मिसाली है और उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जिस तरह हमने जख्म लगाए 26 मकामात पर हमले करके, हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे सिपह सलार ने, हमारे एयर चीफ ने, हमारे नेवल चीफ ने सरप्राइज़ दिया दुनिया को, इंडिया को, कि जो कई सालों से डरा धमका रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मेरे पास राफेल आ गए हैं, मेरे पास S-400 आ गए हैं, मेरे पास IT है, मेरे पास ये है वो है। तो अब इस सरप्राइज पे दुनिया जो है वो, आप क्या समझते हैं? आपके रब्ते भी हैं दुनिया के साथ, मुख्तलिफ मुमालिक के साथ रब्ते भी हैं, डिप्लोमेट के साथ भी। तो दुनिया इसे सर कैसे देख रही है कि क्रेडिबिलिटी जो इतना इजाफा हुआ है पाकिस्तान में? मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान की राइज उसी दिन से शुरू हुई, खासकर 10-11 से के बाद जी। और इंडिया का फाल शुरू हुआ। वो जो जहाँ पहुंचे थे तो उससे नीचे आना शुरू हो गया, और वही मोदी के जो दावे थे और जो प्रेजेंट कर रहे पूरी दुनिया में कि हम इस तरह ताकत हैं, हम ये है, उसकी वही बातें भी इंडिया और उनको देखिए, तो उनका सवाल शुरू हो गया। हर एक चीज के सवाल भी होता है, तो उनका सवाल शुरू हुआ और पाकिस्तान का इमेज इस तरह बिल्कुल तब्दील हो, जो लोगों का सोच था उसको बदल के रखती। और अभी पाकिस्तान में आपको बिल्कुल ये कहता हूँ कि 5-6 तारीख से पहले 6 मई से और पाकिस्तान, और 10-11 के बाद एक नया पाकिस्तान ऐसा ही है होगा। तो इसमें मतलब है वही पाकिस्तान की, और अल्लाह ताला करे कि हमारी ये क्रेडिबिलिटी, ये सलाहियत है, ये यकजहती अल्लाह ताला इस तरह कायम रखे। और उसने एक मैसेज दिया कि जब अगर पूरी कौम की एक आवाज, तो इससे भी हमारे अफवाज पाकिस्तान को इससे करेंट मिलता है, इससे हौसला मिलता है कि पूरी कौम हमारे पीछे खड़ी है, और वो ये रियलाइज कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि ये लोग अपने जाने दे रहे हैं तो हमारे लिए दे रहे हैं, तो उनके हौसले और बुलंद होते हैं। मैं तो कई जगहों पर LOC पर गया, जब ये पहले उन्होंने इल्जाम लगाया इसके बाद कि हम आज हमला करते हैं, कल वही भी मैंने अपने सोल्जर का जो जज्बा देखा, वो भी इससे कम नहीं था। उनकी बेताबी देखी कि हमें मौका मिल जाए कि हम अपने दुश्मन के साथ लड़े, और वही जो अवाम LOC पर रह रहे थे उनका भी जो जज्बा देखा, उनका जो वलवला देखा, कि वही कई जगहों में मैं गया, उनको कहा गया कि आप LOC से हम आपको हटाते और आप दूसरी जगहों पर लेके जाते, और उन्होंने कहा अगर हमारा एक सोल्जर यहाँ हो तो हम साथ खड़े हो। अच्छा, हमें उस मौत पर और शहादत पर तरजीह देते हैं, तो दुनिया में एक नई तारीख रकम कर दी कि इस तरह कौम भी है, और इस कौम में शहादत का भी जज्बा है, लड़ने का भी जज्बा है, और अपने इत्तेफाक का भी जज्बा। अमीर मकाम साहब, एक और बड़ी अहम बात कि आप, जारी बात है, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वफाकी वजीर हैं, और पाकिस्तान ये बार बार कहता रहा कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम जहरियत करोगे तो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और फिर पाकिस्तान ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया और दुनिया ने देखा, और वाकई DG ISPR ने ये कहा था कि हमें बताने की जरूरत पेश नहीं आएगी कि हमने क्या जवाब दिया है। अब भी जो DG ISPR का इंटरव्यू सामने आ रहा है उसमें वो यही कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर तुम जंग मुसल्लत करोगे तो हम उस जंग के लिए भी तैयार हैं। तो आप समझते हैं ये जो सीज फायर है ये चलता रहेगा सर? और जो डायलॉग की बात की जा रही है, इंडिया पर लाया किया जा सकता है कि वो डायलॉग के लिए बैठेगा? मतलब ये कि ये एक सिंपल बात है, इतनी गहराई पर जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया पर हमें कोई ट्रस्ट इत्मीनान नहीं है, और वो कुछ भी कर सकते हैं, उसको मौका मिलता है तो कोई मौका हाथ से नहीं जाने थे। उसने क्या क्या नहीं किया, ना ही कानून इसका तो वो परवाह नहीं करते। जिस तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त
2019 को अपने आईन को भी चेंज कर दी। इतनी कर दी कि वही परवाह की के बगैर के यूनाइटेड नेशन के सलामती कौंसिल के क्या रेजोल्यूशन थे, हमें उनके मीडिया से पूछना है। उस पूछने की बजाय वही जो पहले से स्पेशल स्टेटस था उसको भी खत्म कर दिया। तो हमें उन पर कोई दिमाग ट्रस्ट नहीं है, न वो कोई दुनिया का परवाह करते हैं, न ही मदाइश का परवाह करते हैं, न कोई बात वहीद का। मगर हमारी सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान की ये सलाहियत हो, हमारे कौम की ये यकजहती हो, तो वो अगर चाहे भी तो ये सोचेगा कि पहले हमने किया हमें क्या मिला, अगर मजीद हम कर दे तो हमें क्या मिलेगा। हमारे सबसे बड़ा डिफेंस वही है। तो अगर हमें उस पर आप भी फोकस कर लेना चाहिए, अगर हमारी कोई खामियां कमियां है तो उसको दूर कर लेना चाहिए। इन उसी पर भी लोगों के जो मुश्किलात जो कुछ हो सकता है उनको रिलीफ क्या क्या वही भी हमें देखना चाहिए। हमारे अगर फोर्स में एयर फोर्स, नेवल फोर्स, मरी फोर्स, जिसमें जहाँ भी कोई किसी किस्म की कमी हो तो इस पर भी हमें फोकस कर लेना चाहिए। तो ये हमारा सबसे बड़ा डिफेंस है। इस पर कोई बात नहीं कि हमने उनके साथ ये बात की, उन्होंने हमारे साथ ये बात की, वो किसी बात का परवाह नहीं करेगा। इस एक बात का परवाह करेगा कि हम अगर एक काम करते हैं तो इसका जवाब किस तरह मिलेगा, अगर हम इतना नुकसान करते हैं तो हमें कितना नुकसान होगा। जब उनके ज़हन में वही डर हो जिस तरह ये हो गया तो अल्लाह ताला खैर करे। तो अमीर मकाम साहब, जो सफारती कमेटी बनी है, वज़ीर-ए-आज़म ने सफारती कमेटी बनाई है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी उसको लीड कर रहे हैं, तो इस सफारती कमेटी के जिम्मे क्या अमूर ये सरंजाम देगी और किस तरह राब्ते करेगी सर? ये मतलब है कि जो बिलावल साहब की सरबराही में बाहर जाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, तो ये मतलब है कि वही पाकिस्तान का मौक़िफ़ और स्टांस सामने रखना। इस तरह ये हर एक काम हम उनके पीछे करते हैं, इंडिया के पीछे। इंडिया ने कह दिया कि हमने कमेटियां बनाई और बाहर भेजते कि हमने तो दहशतगर्दों को मारा और पाकिस्तान को कुछ कहा ना, हमारे साथ ये हुआ। तो वही हक़ाइक़ सामने रखे इंडिया कितना सच और कितना झूठ बोलता है। तो माशाअल्लाह हमारे साथ भी इस तरह बासलाहियत लोग हैं और वही भी मुख्तलिफ ममालिक से मिलकर वही सच बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे कि हक़ाइक़ क्या है, इंडिया क्या कर रहा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है। क्योंकि सर दुनिया देख चुकी है कि इंडिया कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इंडिया का झूठ सामने आ गया। तो ये जाहिर बात है ना, बस इसका मकसद ये है कि अगर वही हमने तो स्टेप बाय स्टेप गए ना, उन्होंने इल्जाम लगाया, हमने उनको कह दिया कि हम भी बनाए, प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर कह दिया कि हाँ इंटरनेशनल लेवल पर तहकीकात करे, तफ्तीश करे, देख ले, मगर उनको इस पर सब्र नहीं हुई। वो तो हमने उनको अंडरएस्टिमेट किया और हम पर अटैक किया। हमने उसी टाइम पर जो हमारी फोर्स ने जो कार्रवाई दिखाई वो एक तारीख का हिस्सा बन गई। हमने आपस में कह दिया कि ठीक है, ये हम हक रिजर्व रखते हैं कि उससे भी ज्यादा उनसे बदले जो हमारे तरफ शहादतें हुई है। मगर फिर हमने आपस में कह दिया अगर बस ठीक है, उन्होंने हमें क्या ये एक्शन लिया और उनके जाने भी गिराए और उनको नुकसान भी पहुंचाए, तो इंतजार करते रहे। फिर उनको इस पर सब्र नहीं हुआ, दोबारा अटैक किया, हमारे यात्री बेसिस को भी और हर चीज को भी उन्हें टारगेट कर दिया। तो उसके जवाब में जो कार्रवाई की वो भी साहब ने फिर अगर उन्होंने कहा कि हम बैरूनी दुनिया में अपने वकूल भेजते तो हमने कहा चलो आप भेजें, हम भी भेजते, आप अपनी झूठ दुनिया को बताएं और हम सच बताएंगे। जो बिल्कुल ठीक है, हर जगह पे जवाब दिया जाएगा। मीनू खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन मुझे आप लेने एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे सीनियर पॉलिटिशियन और साबिक़ सफ़ीर अब्दा हुसैन साहब से और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आज मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन और साबिक़ सफ़ीर सईदा अब्दा हुसैन साहबा। मैडम आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर बताइए कि सर पहले सर ये तो जो शिकस्त का सामना करना पड़ा भारत को और अब बुखलाहट का शिकार है हमारा दुश्मन और साफ टारगेट जो है वो उसके निशाने पर है, जैसे कि आज खुजदार में स्कूल वैन पे जो है उसने हमला किया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है इलाके को घेरे में लिया हुआ है और कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन अब क्या वो सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना नहीं कर सकता हमारी मुसल्लह फौज का, इसलिए इसको निशाना बनाया जा रहा है? सर देखें, बात यह है कि इंडिया इस वक्त बड़ी सख्त बुखलाहट का शिकार है, मुंह काला हो गया है, शिकस्त से दो चार है
दुनिया में इनकी बड़ी हिम्मत हुई है और आइसोलेट हो गया, जिस तरीके से झूठ का ड्रामा रचाया और फिर पाकिस्तान को अननेसेसरी ब्लेम किया और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, फिर इलीगली हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया, फिर मिसाइल फायर किया, एंड देन वी प्लेड हेल विद इंडियंस। वी टॉट देम अ लेसन कि किस तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। एक न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क की इसकी फौज बहुत प्रोफेशनल बैटल हार्डेंड है और 8 घंटे में इसने घुटने टेक दिए और अपने नाक रगड़ा जाके यूएस प्रेसिडेंट के पास कि खुदा के लिए हमें बचाओ, फिर सीज फायर इफेक्टिव हुई है। अब उसके बाद अपने अवाम को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जो उसने कहा, अभी भी कह रहे हैं संदूर ऑपरेशन चल रहा है, सीज फायर अभी नहीं हुई है। तो ये उसका ये छोटा सा ये सॉफ्ट टारगेट, आपको पता है जब इन्होंने 6-7 की रात को अटैक किया था तो उससे पहले आपको याद हो कि नॉर्थ ईस्टान में भी इन्होंने एक काफ़ी ऑपरेशन करने की कोशिश की थी टेररिस्ट। तो वहाँ पर इनके 71 टेररिस्ट पाकिस्तान ने 2 नाइट में हमारे मुसल्लह फ़ौज ने मारे थे जी। वहाँ से इनकी कमर टूट गई है। नाउ दे कैन नॉट गो एंड फेस आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो अब क्या सॉफ्ट टारगेट, बच्चे, मासूम बच्चों को जिनको इन्होंने जैसे APS के बच्चों को शहीद किया था उस तरह इन्होंने कोशिश की है। लेकिन इसका मतलब ये है नाउ ये इतनी पस्ती में गिर चुके हैं कि ये नीचे लेवल पे चले गए हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आ रही है। बट नाउ सिंस पाकिस्तान इज ऑन अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड, पाकिस्तान का स्टेचर इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमोडिटी ऑफ नेशन दैट इज ऑल। नाउ वी हैव टू रिएक्ट वेरी वॉलेंटली। वी शुड बिहेव लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विद बैटल हार्डेंड आर्मी। तो हमें ये चाहिए कि इसका प्रॉपर डोज जाफर एक्सप्रेस का और ये बात जो उधर बच्चों के साथ किया इन्होंने, इसका डोजेज इमीडिएट लें, इसके 2+2 करें, तमाम एविडेंस क्रिएट करें, दुनिया को बताएं एंड इमीडिएटली वी मस्ट रिएक्ट। अगर ये प्लानिंग हुई है अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी में, तो वहाँ के जो हम भी ट्रेनिंग कैंप हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटी, वी मस्ट गो एंड हिट। ठीक, अगर इंडिया में हुई है तो वी मस्ट गो एंड हिट देयर। अगर ईरान में हुई है वी मस्ट स्पीक टू ईरान के उनको एग्जैक्ट बताएं ताकि वो इमीडिएट ऑपरेशन करें। इसके ऊपर हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। अगर आपको याद हो चीफ मिनिस्टर का, नो वी विल एक्ट एट द वेरी हार्ड स्टेट। सो हार्ड रिस्पांसिबिलिटी इज टू टेक वेरी हार्ड stern immediate action and we have to do that। बिल्कुल, दुनिया ने देख भी लिया कि पाकिस्तान ने बतौर हार्ड स्टेट जो है अपने आप को साबित भी किया है इस तारीखी कामयाबी के बाद। मैम अब्दा हुसैन साहब, आप बताइएगा, आपने तो बड़ा डील किया इंडिया के साथ भी, आप साबिक सफ़ीर भी हैं और जो है आपने मुख्तलिफ रुजो-ज़वाल देखे पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी। तो जैसे अब सीज़ फायर है और बात की जा रही है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि उसने घुटने टेक दिए और वाकई ऐसी सूरत हाल थी कि जब पाकिस्तान का जवाब आया था तो भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। तो अब जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है मैडम, जैसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या हम इंडिया पर रिलाय कर सकते हैं, उसकी बात पे जो है वो भरोसा कर सकते हैं कि वो पहले सीज़ फायर और फिर उसके बाद कोई सीज़ फायर वायलेशन नहीं होगी? देखिए, इंडिया का रवैया पाकिस्तान के जानब हमेशा से इंतहाई नागुफ्ता भी रहा है। जी जी, उनको एक पाकिस्तान कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं कि है, और वो कोई मौका नहीं छोड़ते कि पाकिस्तान की नफ़ी करें। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि मस्बत जवाब देता है और हिंदुस्तान को वो अपने मौक़िफ़ पे हटाने की पूरी कोशिश करता है, इसमें काफ़ी कामयाबी भी हासिल होती है जी। तो हिंदुस्तान एक सीज़ फायर करने पे मजबूर हो गया है ऐसे ही। और मैं समझती हूँ कि ये सीज़ फायर कायम इसलिए रहेगी क्योंकि दोनों रियासतों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। ठीक। और इन रियासतों की कशीदगी जो है वो पूरी दुनिया के लिए बाइस ख़तरा बन जाती है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान चाहे या ना चाहे ये सीज़ फायर जो है ये हतमी साबित होगी। ठीक है मैम अब्दा, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली क्या करने जा रहा है, दुनिया को क्या बताने जा रहा है, जो कि एक्सपर्ट कमेटी बनी है वो क्या करेगी। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर हारिस सर बताइएगा ज़रा कि जो अब सूरत हाल पैदा हो चुकी है, एक तो सीज़ फायर है और ज़ाहिर बात है हॉटलाइन खुली है, बातचीत हो रही है, और अब नेक्स्ट फेज़ जो है वो क्या होगा ज़रा बताइएगा कौम को कि अब डायलॉग शुरू होंगे या सीज़ फायर के बाद या डायलॉग के दरमियान कुछ चीज़ और होती है जो फ़ौजी टर्म में आप लोग यूज़ करते हैं कि जो फ़ौजें हैं वो अपनी अपनी बैरकों में जाएंगी, उसके बाद जो है वो आगे बात बढ़ेगी। देखें, सो फॉर DGMOs की जो बात हुई है अभी 2-3 दिन पहले, उसमें ये डिसाइड हुआ कि 30 मई तक तमाम जो है दोनों साइड की मुसल्लह अफवाज वो अपनी पुरानी पोजीशन पे चली जाएंगी ताकि इस चीज़ पर को इफेक्टिव किया जाए। ठीक है। एंड लाइक इट शुड बी एनफोर्स इन कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे आने से बिला इस्ताल फायरिंग ना की जाए ताकि ना सिविल पॉपुलेशन को नुकसान हो और फिर एक ट्रंक्विलिटी जो है बॉर्डर के ऊपर वो मेनटेन की जाए। लेकिन इंडिया को क्योंकि बहुत तकलीफ है और ये जो अब बलूचिस्तान में जैसे हालात कर रहा है, या हमने यही कहा था मैंने कि हमें इस पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखनी चाहिए। अगर इंडिया BLF को सपोर्ट कर रहा है और जिस तरीके से उनके ऑफिसर्स, उनका मीडिया, उनके पॉलिटिकल लीडर साफ खुले कहते हैं कि हाँ जी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं बलूचिस्तान को अलग करें, दिस इज अ सीरियस थिंग, वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। ये हमें दुनिया को वार्न कर दें, वी टेल देम वी आर गिविंग 1 month, स्टॉप इंटरफेयरिंग इन पाकिस्तान, अदरवाइज विल टेक हेल आउट ऑफ यू, वी मस्ट टेल। एंड देन लिटरली वी शुड गो टू काबुल, जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग है, जहाँ पर इनकी कम्युनिकेशन का कॉन्टैक्ट होता है, जो इनके हैंडलर्स हैं, जो इनके प्लानर्स हैं, दे मस्ट बी सॉर्टेड आउट। लाइकवाइज जहाँ इंडिया में जिस में भी जहाँ वहाँ वी मस्ट गो एंड हिट देम ताकि दुनिया को पता चले पाकिस्तान कैन नाउ रिएक्ट वेरी वायलेंटली। जी जी। इंडिया झूठ बोल के, फॉल्स फ्लैग करके, विदाउट गिविंग एनी प्रूफ, आप अगर पहलगाम में 27 टेररिस्ट को खुद मरवाएं और पाकिस्तान को ब्लेम करें विदाउट एनी प्रूफ, तो देन वी विद ऑल प्रूफ वी हैव, देन वी हैव टू रियली गो वेरी इफेक्टिवली एंड सॉर्ट देम, आई थिंक। और मैं ये बता दूं कि अब इंडिया की लीडरशिप है, ये अपनी क्रेडिबिलिटी अवाम में ख़त्म कर चुकी है। ऐसा ही है, ये पॉलिसी ने फिनिश्ड है। आप देखेंगे 6 महीने बाद यही अवाम इसी नरेंद्र मोदी को, यही राजनाथ सिंह को, इसी अमित शाह को, अजीत डोभाल को जूते मार के यहाँ से निकालेंगे कि जाओ अपने गुजरात में, अपने इलाकों में जाओ, यू पीपल आर इनकेपेबल ऑफ रूलिंग अस, और वो नई लीडरशिप को लेकर। ठीक है। मैम आप ज़रा बताइएगा सर कि मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि आपने 1965 की वार भी देखी, 1971 की वार भी देखी, और जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है, टेंशन रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिस जज्बे के साथ अवाम निकली है इस दफ़ा और उन्होंने मुसल्लह फ़ौज को सपोर्ट किया, मुसल्लह फ़ौज के शाना में शाना खड़े रहे। हम देखते थे आज़ाद कश्मीर में लोग निकले हुए हैं, असला लेके निकले कि हम जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, भावलपुर में लोग निकल आए, लाहौर में लोग निकल आए। तो कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस हमारा जो हमने जंग जीती है, और जो जज्बा था अवाम का उसको आप कैसे देखती हैं? तौर पे अफवाह की हौसला अफजाई करने है, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की अवाम को हम काबिल हैं, और हिंदुस्तान को अपने रवैये पे नजरसानी करनी होगी। जो उन्होंने तलखी का रवैया पाकिस्तान के साथ इख्तियार किया है, हिंदुस्तान को बावर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस सूरत पे उनसे दुदोकोब नहीं होने को तैयार। और पाकिस्तान के लोग जो है कुली तौर पे अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो हिंदुस्तान को ये बावर करना होगा कि पाकिस्तान मुत्तहिद है और हर किस्म के जवाब देने के लिए तैयार है।
बिल्कुल, पाकिस्तान हर किस्म के जवाब देने के लिए तैयार है। हारिस, जो आप इशारा कर रहे हैं कि जारी बात है इंडिया पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमारी तैयारी भी मुकम्मल है, जैसे DISPR कहते हैं कि हम तैयार हैं, तैयार रहेंगे, अगर दोबारा कुछ हरियत की तो जो है वो बड़ा वहशाना जो है वो जवाब आएगा जिससे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो सर ये जो अब धमकियाँ दी जा रही हैं बार बार कि हम ये कर देंगे, हम जो है वो संदूक 2 लेके आएंगे, लेकिन जो ज़ख्म पाकिस्तान ने दिया है सर, आप क्या समझते हैं कि इन धमकियों को जो है वो कैसे वो जो है वो पूरा कर सकता है, और अभी तो उसके अपने ज़ख्म जो है वो बड़ा ताज़ा है सर। देखें, संदूक 2 लेकर आए, संदूक 2-3 लेकर आए, हमने कॉन्टीजेंसी 2-3 बनाई हुई है, और ऐसी बनाई हुई है, यकीन करें ये जो पहले था ना, इट वाज अ ट्रेलर। अब अगर ये ऐसी हरकत करेंगे तो जो हम इनको उसमें इकोनॉमिक लॉस करेंगे और मिलिट्री लॉस होगा, इट विल बी 10 टाइम मोर देन फेज 1 जो हमने इनका नुकसान किया। आप इसे इमेजिन लगा दें, इसलिए दे डेयर नॉट। तुम्हें मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ, डोंट डू एनी मिसएडवेंचर इन पाकिस्तान। वी हैव चेक्ड आवर मसल्स एंड वी आर मच बेटर एंड एफिशिएंट बैटल हार्डेड आर्मी, और हमारी एयरफोर्स, नेवी एंड ग्राउंड फोर्सेस दे आर ऑल वेटिंग फॉर यू। जस्ट कम एंड विल प्ले हेल आउट ऑफ यू, प्लीज। मैं आपको इनको वार्न कर रहा हूँ। मैम आप बताइएगा कि ये जो कमेटी हमारी बनाई है, सफारती कमेटी, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसको लीड कर रहे हैं और बाकी लोग भी इसमें शामिल हैं, तो हमें किन इश्यूज़ पे जो है वो देखें, हमारे 3 मेन इश्यूज़ हैं, एक तो बल्कि 4 मेन इश्यूज़ हैं कि एक तो हमारा मसला कश्मीर है, एक हमारा मसला पानी का है, एक हमारा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है, और एक हमारा मामला तिजारत का है। तो इन सारे चीज़ों को एड्रेस कैसे कर सकते हैं कि दुनिया को हम अपना केस जो है वो बेहतर तरीके से प्लीड करें? दुनिया को हमने बड़े अरसे से कश्मीर के बारे में अपना मौक़िफ़ बयान किया है कि कश्मीर जो है चाहिए हक राय देगी, जी ताकि वो अपनी किस्मत का फैसला कर सके। ऐसे ही उनको हिंदुस्तान मजबूर करके और सदुकोप करके और उसने उनको रखा हुआ है। तो हमने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा में भी और दूसरे बैनुल अक़वामी फोरम्स में कश्मीर का तज़किरा किया। अब जहाँ तक पानी का मसला है जी, तो ये तयशुदा बात है कि हर रियासत के, जिसको कहते हैं राइफेरियन राइट्स होते हैं, और पाकिस्तान के राइफेरियन राइट्स हैं। हिंदुस्तान उनमें मुदाखलत अगर करती है तो उसको दुनिया भर में उसकी मुज़ाहमत होगी, क्योंकि उसको हक नहीं है कि वो हमारे राइफेरियन राइट्स को किसी तरह से भी रोके। रहा मामला तिजारत का जी। अब तिजारत अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ करता है तो हिंदुस्तान के वो अपना पल्ला भारी रखे। ऐसा ही है। इसलिए हमारे लिए तो मकसद यही है कि हम हिंदुस्तान के साथ तिजारत न करें। हम दुनिया की दूसरी रियासतें बेपनाह हैं जहां हम तिजारत कर सकते हैं। हिंदुस्तान से तिजारत करने में हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।